क्या बात है। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। विद्याकुल परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत, आभार, अभिनंदन। आपके अपने विश्वसनीय चैनल बिहार बोर्ड के नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन देने वाले और लाखों बच्चों तक अपनी पहुंच बनाने वाले, लाखों बच्चों को पिछले कई सालों से लगातार अपने सपनों को पूरा कराने वाला एकमात्र चैनल, आपका अपना विश्वसनीय चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है। एक बार सारे साथी जुड़ जाइए। आज एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं आप सभी के लिए। अध्याय 4 समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। प्यारे बच्चों, आपका ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके काफी सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। यानी अब आप धीरे धीरे चीजों को, ग्रेविटी को सीखना चालू कर दोगे। ग्रेविटी में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, पृथ्वी किस तरीके से चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और किस प्रकार से वो दूसरी वस्तुओं पर वेग आरोपित करती है, ये सारा कुछ आप देखना चालू कर दोगे। क्योंकि एक समतल में वस्तुएं गतिमान होंगी तो आप सारी चीजें एक एक करके जानने लगोगे। प्यारे बच्चों, यहां पे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक से समझोगे, एकदम डिटेल से चीजों को समझाऊंगा। लास्ट तक बने रहना है हर एक बच्चे को। और अगर अभी आपने शेयर नहीं किया तो आपका एक शेयर आपके दोस्तों तक ये वीडियो को पहुंचा करके, आपका एक शेयर आपके दोस्त की मदद कर सकता है। आपके दोस्त तक अगर आप ये शिक्षा को पहुंचाते हो, कई सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जो 10th से डायरेक्ट 11th में आते हैं, तो प्यारे बच्चों उनको समझ में नहीं आता फिजिक्स का वास्ट सिलेबस देख करके, वो डर जाते हैं। आप खुद शुरू में डर गए होंगे जब आपके सामने फिजिक्स का इंटायर सिलेबस इतना बड़ा सा सामने आया होगा। तो प्यारे बच्चों, उसी वास्ट सिलेबस, उसी भयंकर से सिलेबस को मैंने प्रण लिया है आपके लिए बेसिक से डिटेल तक समझाने का। प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर करिए अपने उन सारे दोस्तों, मित्रों, साथियों तक। अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनका भी बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, वो भी मजबूत बनेंगे फिजिक्स में, उनको भी फिजिक्स से प्यार होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी फिजिक्स से प्यार करना चाहते हैं, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, आप हर चीज में फिजिक्स देखने लगोगे, इस बात की गारंटी है। एक बार सारे साथी जुड़ जाइए, फटाफट शेयर कर दीजिएगा और फिर लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। प्यारे बच्चों, जब चैप्टर स्टार्ट होता है, जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है अदिश और सदिश राशियों से कि आखिरकार ये अदिश और सदिश राशियां क्या है। क्या है ये अदिश और सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें यह सिखा दिया जाता है अदिश और सदिश राशियों में अंतर। तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनके लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। आप नाम से स्पष्ट है, आदिश। आदिश माने क्या होता है, आधन दिश, यानी बिना दिशा के। बिना दिशा के अगर कोई चीज हो तो वो आदिश कहलाएगा। बिना दिशा के मतलब ऐसी चीजें जिनके बताने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण से काम चल जाता है। जैसे अगर कोई कहूंगा कि भाई साहब, मैं अपने दोस्त से पूछूं, ये बताओ कितना बजा है, कितना समय हुआ, तो आपका दोस्त कहे कि भाई अभी तो 5 बजा हुआ है, 5 बजा हुआ है। तो आपके दोस्त ने कहा 5 बजा हुआ है, आपके दोस्त ने ये नहीं कहा कि 5 बजा हुआ है बाएं तरफ, आपके दोस्त ने ये नहीं कहा 5 बजा है दाएं तरफ। माने समय को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ परिमाण से काम चल जाता है ना। अगर मैं दुकान के पास, दुकान वाले व्यक्ति के पास जाता हूं, किसी के पास मान लो दुकान है, सब्जी की दुकान है, सब्जी की दुकान में मैं जाके कहता हूं भाई साहब 2 किलो आलू तौल दो, तो वो 2 किलो आलू आपको तौल के दे देता है। आपको ये नहीं कहता कि भैया 2 किलो आलू बाएं तरफ तौलें, 2 किलो आलू पूरब की तरफ तौलें, 2 किलो आलू दक्षिण की तरफ तौलें। आपसे क्या ये प्रश्न पूछता है? नहीं पूछता। तो ऐसी सारी वस्तुएं, ऐसी सारी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ जाती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अदिश राशियां कहलाती है। इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो क्या लिखा है, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण से काम चल जाएगा। 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 घंटा, 2 घंटा, यही सब चीजें, ठीक है। दिशा आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की जरूरत नहीं होती। क्या कहलाती? अदिश राशियां कहलाती हैं। भैया अगर इनके उदाहरण की बात करी जाए, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा, विद्युत विभव, ये सारे क्या है, अदिश राशियों के उदाहरण है प्यारे साथियों। तो इतना प्यारा सा हमारा हो गया अदिश राशियां। आगे देखते हैं सदिश राशियां, यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है?
वे सारी राशियां, वो सारी चीजें जिनको बताने के लिए परिमाण तो चाहिए ही चाहिए, दिशा भी चाहिए होता है। क्या समझे सर? परिमाण चाहिए, दिशा भी चाहिए। जैसे अगर मैं किसी वस्तु पर बल लगाता हूं, बल लगाया और बल लगाने पर यह वस्तु किधर की तरफ गई? मैंने कहा 5 न्यूटन का बल लगाया। जब मैं कहूंगा 5 न्यूटन का बल लगाया तो आपका प्रश्न होगा कि 5 न्यूटन का बल किस ओर लगाया सर? बाएं तरफ लगाया, दाएं तरफ लगाया, पूरब लगाया, पश्चिम लगाया, किधर लगाया? आपका अगला प्रश्न ये होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पे सिर्फ बल 5 न्यूटन का है ये बताना काफी नहीं रहा, यहां पे आपको इसकी दिशा भी बताना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी चीज को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसी राशियों को हम कहते हैं सदिश राशियां। जैसे यहां पे हमने बल का उदाहरण दिया, तो इसका मतलब बल क्या है? हमारी एक सदिश राशि है। एफ क्या है? हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ऐसी जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा, परिमाण भी और दिशा भी दोनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण के रूप में इसे देखा जाए तो विस्थापन, वेग, त्वरण बल, संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र आदि, ये सारी क्या है? दिशा है। इनके लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण की भी आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया है, विस्थापन, वेग दिया है। विस्थापन और वेग से आप परिचित हो, पिछली क्लासेस में आपने देख रखा है। वेग मतलब कि क्या? वेग जब आप बताते हो तो आप बताते हो ना 5 मीटर पर सेकंड किधर जा रहा है, पूरब जा रहा है गाड़ी कि पश्चिम जा रहा है गाड़ी कि उत्तर जा रहा है कि दक्षिण जा रहा है। आप वेग जब बताते हो तो आपको ये भी बताना पड़ता है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। सापेक्षिक वेग बताते हो तो किसी की तुलना में वेग बताते हो, बाएं जा रहा है, दाएं जा रहा है ना? तो फिर आपको वेग बताते समय, त्वरण बताते समय, बल बताते समय, संवेग, आवेग, भार, ये सबको बताते समय आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए तुलना, अगर आपसे तुलना करने को कह दिया जाए कि दोनों की तुलना करें और बताएं क्या होता है, तो आप इस तरीके से बीच से लाइन खींचिएगा और दोनों की तुलना में कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। पहला इसमें लिखेंगे सदिश राशियों में। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, चलिए। सदिश राशियों को गणित के साधारण नियमों द्वारा जोड़ा, घटाया और भाग नहीं किया जा सकता। पहला चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, सदिश राशियां जो होती है ना, इनको आप साधारण गणित के नियम जैसे 2 और 2 4 जोड़ देते हो। ठीक है, 4 में से 2 घटाया, 2 आ गया। जोड़ना और घटाना जो साधारण नियम है, इस तरह से हम सदिश राशियों को नहीं जोड़ घटा सकते। ठीक है, इनके लिए जोड़ने घटाने गुणा भाग करने का अलग नियम होता है, इनका नियम अलग है जोड़ने घटाने गुणा भाग करने का। ये हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे, इसी चैप्टर में सारी चीज सीखेंगे। ठीक है, अगला देखिए क्या है, सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगा करके, जैसे एफ लिखा हुआ है ना, एफ लिखा हुआ है तो एफ को ऐसे लिखेंगे, एफ वेक्टर ऐसे करके लिखेंगे। बल लिखा है ना, तो एफ के ऊपर ऐसे तीर लगा के व्यक्त किया जाता है। सदिश राशियों को अक्सर उनके ऊपर तीर लगा के, जैसे अगर आपको वेग लिखना है ना, वेग, तो वेग का भी लिखेंगे, उनके ऊपर ऐसे वेक्टर लगा देंगे। त्वरण लिखना है ना, तो त्वरण का ए लिखेंगे, उसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। तो जितनी भी सदिश राशियां हैं उनको व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर तीर लगा देते हैं। ये हो गया हमारा व्यक्त करने का एक तरीका। ठीक है, चलिए सर, अदिश राशियों को साधारण अक्षरों द्वारा, जैसे कार्य है तो डब्ल्यू द्वारा ही व्यक्त कर देते। अदिश राशियों के ऊपर कोनो तीर नहीं लगती भाई, जो सिंपल है वैसे ही वैसा है। तो अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर तीर ऐसे लगाई जाती है, एरो करके। और एरो की डायरेक्शन हमेशा उधर ही रहेगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रहेगी, हमेशा इस ओर से इस ओर ही एरो रहेगी। ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, उदाहरण अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि ये उदाहरण हो गए। इसकी लंबाई, दूरी, क्षेत्रफल, समय आदि ये उदाहरण हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनकी तुलना कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो हमारा वेक्टर आया है, वेक्टर जो है ना, इसमें कुछ परिभाषाएं आपको पढ़ना होगा, कुछ चीजें जाननी होंगी वेक्टर्स में, वेक्टर के कुछ रूप जानने होंगे, कुछ तरीके जानने होंगे, कितने प्रकार का हमारा सदिश होता है। तो सदिशों का प्रकार जानना होगा अब आपको। ठीक है, तो पहला प्रकार है समान सदिश। समान सदिश, ये समान सदिश क्या होता है सर? समान सदिश ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बॉडी है, इधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ जा रही है, 3 मीटर पर सेकंड का वेग है और ये इधर की तरफ जा रही है। अगर कोई दूसरी बॉडी 3 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर जा रही हो, 3 मीटर पर सेकंड के वेग से उसी दिशा में जा रही हो, दो बॉडीज हैं, दो ट्रेन मान लीजिए, चलिए एक ट्रेन मान लीजिए, एक ट्रेन 3 मीटर पर सेकंड के वेग से इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन भी 3 मीटर पर सेकंड के वेग से उधर जा रही है। जब दोनों का दिशा सेम हो और दोनों का परिमाण भी सेम हो, ऐसे सदिशों को कहा जाता है प्यारे बच्चों समान सदिश। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट वेक्टर्स कहते हैं। तो इक्विवेलेंट वेक्टर क्या होता है? ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा समान हो। समान सदिश वे सदिश होते हैं जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान हो।
अगर दो चीजों के परिमाण और दिशा दोनों समान है तो ऐसे दो सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे, इक्विवेलेंट वेक्टर कहलाते हैं। समान सदिश को तुल्य सदिश भी कहते हैं। इनको अंग्रेजी में एक मतलब क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट वेक्टर भी कहते हैं। इक्विवेलेंट वेक्टर माने तुल्य सदिश भी कहते हैं, तुल्य सदिश भी कहते हैं। ठीक है, तुल्य सदिश भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बस इतनी सी बात याद रखना, इक्विवेलेंट वेक्टर इंग्लिश में और हिंदी में तुल्य सदिश भी कहते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण के रूप में आप ये देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, दो प्रकार से उसका वेग है। मान लीजिए इसका वेग v है, इसका वेग u है, और दोनों एक ही दिशा में दोनों है, और दोनों का दिशा एक है, और दोनों का परिमाण भी अगर एक है, तो दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? दोनों कहलाएंगे समान सदिश। क्या कहलाएंगे? दोनों समान सदिश कहलाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा असमान सदिश। क्या है असमान सदिश? अनइक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स ये क्या होता है सर? अनइक्वल कैसे होंगे? अनइक्वल मतलब कि असमान। असमान कैसे होंगे भाई? मान लो दो सदिश है, दोनों में से कई सारी कंडीशन इसमें बनती हैं, कई सारी कंडीशन बनती हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे कह दूं कई सारी कंडीशन कैसे बनेंगी, आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक सदिश ये है, इस दिशा में जा रहा है, दूसरा सदिश इस दिशा में आ रहा है, ये दोनों अनइक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों का परिमाण भले मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड है, ये भी 3 मीटर पर सेकंड है, भले दोनों का परिमाण समान है लेकिन दोनों की दिशा तो अलग अलग है ना, इसलिए असमान सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असमान सदिश कहलाएंगे, असमान कहलाएंगे। ठीक है, असमान सदिश कहलाएंगे। अच्छा मान लीजिए एक इस दिशा में जा रहा हो, दूसरा इस दिशा में जा रहा हो, ये 3 मीटर पर सेकंड का हो, ये भी 3 मीटर पर सेकंड का हो, दोनों का दिशा अलग अलग है, एक उस दिशा में जा रहा है, दूसरा इस दिशा में जा रहा है, दोनों का परिमाण सेम है लेकिन दिशा अलग अलग है, तब भी ये असमान कहलाएगा, तब भी ये असमान कहलाएगा, तब भी ये असमान कहलाएगा। ठीक है, एक इस दिशा में जा रहा हो, दूसरा इसी दिशा में जा रहा हो, लेकिन ये 3 मीटर पर सेकंड है और ये 1 मीटर पर सेकंड है, दोनों का दिशा सेम है। देखो दोनों का दिशा सेम है लेकिन दोनों का परिमाण अलग अलग हो गया, इन दोनों का परिमाण अलग अलग हो गया, दिशा भले सेम है, तब भी ये असमान कहलाएगा, तब भी ये क्या कहलाएगा? असमान। तो असमान के कई सारे क्राइटेरिया है, कई सारे क्राइटेरिया है, कई सारे रूप है, आप देख पा रहे हो। जैसे देखिए दो सदिश अगर परिमाण में भले समान हो लेकिन दिशा में क्या है? उल्टा हो गया, तो ये विपरीत सदिश भी कहलाता है। इसी को हम असमान भी कहते हैं, विपरीत भी कहते हैं, इसे हम विपरीत सदिश भी बोलते हैं, विपरीत सदिश भी कहते हैं। असमान भी है, विपरीत भी है, असमान विपरीत सदिश। ठीक है, अच्छा सर ये उल्टा हो गया ना, परिमाण में देखिए समान है लेकिन दिशा इनकी अपोजिट है, तो असमान है, विपरीत सदिश है। ये क्या है भाई? परिमाण दोनों के समान है लेकिन दिशा इनकी अलग अलग है, तो ये असमान सदिश कहलाएंगे, प्रॉपर असमान सदिश कहलाएंगे। हाँ, ये कौन से हैं? ये इनके परिमाण ही अलग अलग है, इनके परिमाण ही अलग अलग है, दिशा लेकिन दोनों की सेम है, तब भी ये असमान सदिश कहलाएंगे। तो असमान सदिश के 3 कंडीशंस मैंने आपको बता दिए। समान दिशा होने पर अगर परिमाण अलग अलग है असमान कहलाएंगे, दोनों की अलग अलग दिशा हो, परिमाण अगर दोनों का सेम है तब भी वो असमान कहलाएंगे, अगर दोनों का परिमाण सेम हो, दिशा अलग अलग हो, दिशा बिल्कुल विपरीत हो, बिल्कुल मतलब एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है, तो ये समान असमान कहलाएंगे, लेकिन ये विपरीत भी कहलाएंगे, ये विपरीत सदिश भी कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इतनी चीजें तो आपने जान ली, तो यहाँ पे क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं चीजों को। क्या लिखा है भाई साहब? क्या लिखा है? असमान वे सदिश होते हैं जिनका या तो परिमाण समान होता है या दिशा अलग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे या दिशा समान होता है लेकिन परिमाण भिन्न भिन्न हो। तीसरा कंडीशन, दिशा और परिमाण दोनों ही अलग अलग हो, दिशा परिमाण दोनों ही अलग अलग हो भाई, दिशा भी अलग हो, परिमाण भी अलग अलग हो। दिशा मान लीजिए एक इधर जा रहा हो, दूसरा इधर जा रहा हो, ठीक है, इनका परिमाण 2 मीटर पर सेकंड हो, इसका परिमाण 3 मीटर पर सेकंड हो, इनका परिमाण भी अलग है, दिशा भी अलग है, यह असमान सदिश कहलाएगा, है ना, असमान सदिश कहलाएगा। अच्छा इन दोनों की दिक्कत क्या है? इन दोनों की दिक्कत क्या है? दोनों की दिशा देखो, दोनों की दिशा अलग अलग है, दोनों की दिशा, दोनों का परिमाण सेम है, परिमाण दोनों का सेम है, ये भी 3 मीटर पर सेकंड है, ये भी 3 मीटर पर सेकंड है, चलो परिमाण दोनों का सेम है, बट दोनों की दिशा क्या है? दोनों की दिशा क्या है? अलग अलग है, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पे देखो दोनों की दिशा सेम है, दोनों की दिशा सेम है, इसकी भी दिशा सेम है, इसकी भी दिशा सेम है, लेकिन इनका परिमाण अलग अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है, इनका परिमाण अलग अलग है, मतलब ये 3 मीटर पर सेकंड का होगा तो ये 1 मीटर पर सेकंड का होगा, परिमाण अलग अलग है, एक छोटा साइज है एक बड़ा साइज है, परिमाण अलग अलग है, दिशा दोनों की सेम है, जबकि ये भी असमान कहलाएगा। तो असमान के कई सारे क्राइटेरिया हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो परिमाण सेम है लेकिन दिशा अलग होने की वजह से असमान है। यहाँ पे देखो परिमाण दोनों का क्या है? परिमाण दोनों का अलग अलग है लेकिन दिशा दोनों की समान है, तब भी असमान है। यहाँ पे देखो परिमाण भी अलग है, दिशा भी अलग है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो परिमाण अलग अलग है, दिशा भी अलग अलग है, इसलिए असमान है। तो 3 कंडीशन है, तीनों यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए पहला, या तो परिमाण समान हो और दिशा अलग अलग हो, या तो दिशा समान होती है परिमाण भिन्न भिन्न हो, या दिशा और परिमाण दोनों ही अलग अलग हो। 3 कंडीशन, तीनों मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है? नेक्स्ट है विपरीत सदिश। आपका विपरीत सदिश अपोजिट सदिश वेक्टर। अपोजिट वेक्टर तो मैंने आपको बता दिया, मतलब मान लीजिए एक 3 वेक्टर पूरब जा रहा हो, 3 मीटर पर सेकंड की चाल से पूरब जा रहा हो, दूसरा 3 मीटर पर सेकंड की चाल से पश्चिम आ रहा हो,
बस यही है विपरीत सदिश। ठीक है, मतलब अगर एक 3 मीटर पर सेकंड की चाल से पूरब जा रहा है और दूसरा 3 मीटर पर सेकंड की चाल से पश्चिम आ रहा है, दोनों का परिमाण समान है बट दिशा क्या है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, तो ये विपरीत सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विपरीत सदिश कहलाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक जा रहा है डी से, सी से डी आ रहा है और एक ए से बी जा रहा है, दोनों का परिमाण सेम है बट दोनों की दिशाएं अलग अलग है, एक इधर आ रहा है दूसरा उधर जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, दोनों कहलाएगा हमारा विपरीत सदिश। तो क्या लिखा है, वे दो सदिश जिनके परिमाण तो समान है होते हैं, दोनों के परिमाण देखो समान होते हैं, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत होती है। इस प्रकार के सदिशों को क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। उदाहरण ये हो गया आपका, उदाहरण ये हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण इकाई होता है, वो सारे सदिश जिनका परिमाण क्या होता है, इकाई होता है। तो इकाई परिमाण वाले सदिश हमारे क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश वह सदिश होते हैं जिसका परिमाण एकांक होता है। नहीं समझे, मतलब अगर मैं कहीं लिख रहा हूं ए वेक्टर, ऐसे करके लिख रहा हूं ए वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, इसका परिमाण क्या है, इसका अगर परिमाण मैं दे दूं 1, अगर मैं इस ए वेक्टर का परिमाण ऐसे करके कह दूं 1, तो इसका मतलब होगा प्यारे बच्चों, ये हमारा एकांक सदिश हो जाएगा। और इसे सिर्फ ए वेक्टर करके नहीं लिखेंगे, तब हम इसे एक कैप करके ऐसे लिखेंगे। हम इसे क्या करके लिखेंगे, ए के ऊपर कैप लगा देंगे, टोपी लगा देंगे, इसको कहते हैं कैप। तो वे सारे सदिश जिनका परिमाण इकाई होता है, एक परिमाण मतलब 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गाड़ी जा रही हो, ठीक है, या फिर 1 मीटर का पर सेकंड की चाल से गाड़ी जा रही हो, या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो, या 1 न्यूटन का बल लग रहा हो, ये सब क्या है, एक 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 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण से जा रही हो गाड़ी, या 1 न्यूटन का बल लग रहा हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है हमारे पास प्यारे बच्चों, ये सब हमारा क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। जब कहीं लिखा हो ना 1 न्यूटन का बल लग रहा हो, तो हम उसे एफ कैप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे करके एफ एक न्यूटन के बल को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे देखिए, एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण क्या होता है, एकांक होता है, इसका परिमाण क्या होता है, एकांक होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर एक कैप लिखा हुआ है कहीं, तो आप समझ गए कि एक कैप का मतलब क्या हो गया, एक कैप का मतलब हो गया एकांक सदिश, इसका परिमाण कितना है, 1 है। ठीक है, तो एकांक सदिश को एक कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां ए का एकांक सदिश क्या है, एक कैप है। इसका अगर फॉर्मूला की बात करी जाए ना प्यारे बच्चों, फॉर्मूला एकांक सदिश का फॉर्मूला, एकांक सदिश का फॉर्मूला, एक कैप वास्तव में क्या होता है, ए वेक्टर बटे में क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड, ऐसे करके ऐसे करके। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे में ए, ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है। मतलब समझ लीजिए कि अगर किसी चीज को कोई चीज सदिश रूप में है, आप ये समझो यार, बहुत आसानी से ऐसे समझो। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो ना यार। जैसे मान लो कि आपको पास कोई सदिश अदिश नंबर है, जैसे मान लो 37 है, ये अदिश है। अब इसे सदिश बनाना है, आपको सदिश बनाना है, तो आप इसमें गुणा कर दोगे एक वेक्टर से, एक वेक्टर से गुणा कर दो, एक एक कैप, 1 कैप से मल्टीप्लाई कर दो। 1 कैप मतलब एक ऐसे सदिश से मल्टीप्लाई कर दो जो इसके परिमाण में तो वृद्धि नहीं कर रहा, इट इज नॉट इंक्रीजिंग इट्स क्वांटिटी, इसके परिमाण में वृद्धि नहीं कर रहा, मैं क्योंकि 37 एकम 37 ही होगा, लेकिन ये अदिश से क्या बन जाएगा, अब ये सदिश बन जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांक सदिश ने क्या किया, इसमें दिशा डाल दिया। पहले ये परिमाण रूप में था, इसमें एकांक सदिश से गुणा किया, परिमाण में तो कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन अब ये दिशा में बदल गया। बस इतना सा अंतर होता है। अच्छा, अगर मैं इसी को क्या लिखूं, ए कैप लिख दूं, इसी को ए लिख दूं, बराबर इसको ए वेक्टर लिख दूं, तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए कैप यहाँ पे जो गुणा हो रहा है इधर तो उधर जाएगा, तो भाग में चला जाएगा, ए वेक्टर बटे में ए हो जाएगा। ए क्या है, ए हमारा परिमाण रूप है, ए वेक्टर क्या है, हमारा सदिश रूप है। इन दोनों को जब डिवाइड कर देते हैं, क्या मिलता है, हमारा एकांक सदिश मिल जाता है। हमारा क्या मिल जाता है, एकांक सदिश मिल जाता है, ए कैप मिल जाता है। बात सिंपल सी है, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई होता है क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। मैं इसको किसी अदिश से गुणा कर देता हूं, तो अदिश से उसका परिमाण तो नहीं बदलता, लेकिन उस अदिश में दिशा जरूर ला देता है। अभी देखिए ये अदिश था, लेकिन अब देखिए इसके ऊपर वेक्टर लग गया, यानी सदिश हो गया। तो कैप का मतलब क्या हुआ, कैप से गुणा हुआ तो सदिश हो गया। चलिए इतना काम करता है प्यारे बच्चों। आगे देखिए जल्दी से, यहाँ पे ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा, क्या लिखा है, ये फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए उस सदिश में उसी सदिश के परिमाण का भाग दिया जाता है। देखिए उस सदिश में उसी सदिश के परिमाण से उसको भाग दे दिया जाता है, तो एकांक सदिश मिल जाता है।
उस सदिश में उसी सदिश के परिमाण से जब हम भाग दे देते हैं, मतलब ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का जो परिमाण होगा ए, उससे जब भाग दे दोगे तो हमें ए कैप मिल जाएगा, यानी एकांक सदिश मिल जाएगा। प्यारे बच्चों बड़ा आसान है। आगे देखते हैं। अब है संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश मतलब क्या होता है? संरेखीय मतलब कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर मतलब एक ही दिशा में हो, रेखीय हो, एक ही रेखा में हो। एक ही रेखा में हो तो कोलीनियर कहलाता है। जैसे वे सभी सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश हों और संरेखीय कहलाते हैं। एक ही रेखा में, एक ही रेखा की दिशा में हो। जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों सदिश देखिए, ये एक ही रेखा में है। ये वाले ऊपर वाले देखिए, ऊपर वाले देखिए एक ही रेखा में है, तो क्या कहलाएंगे? ये वे सभी सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश हों और संरेखीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरेखीय कहलाते हैं। देखिए ये वाले देखिए ऐसे आके एक ही रेखा में है, पूरा का पूरा एक ही रेखा में है। नीचे वाला देखिए एक ही रेखा में है। यहां सदिशों की दिशा समान या विपरीत कुछ भी हो सकती है। जैसे देखिए ये दोनों एक ही रेखा में है, बट इनका देखो सदिशों की दिशा क्या है? विपरीत है। विपरीत है कि नहीं है? विपरीत है कि नहीं है जी? विपरीत है कि नहीं है? देखो ये एक ही रेखा में है, बट यहाँ पे सदिशों की दिशा क्या है? विपरीत है। अब यहाँ पे देखिए एक ही रेखा में है, लेकिन सदिशों की दिशा, इन दोनों सदिशों की दिशा क्या है? एक ही दिशा में है। तो ऐसे दो सदिश क्या कहलाते हैं? कोलिनियर कहलाते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। यानी क्या कहलाते हैं? संरेखीय सदिश कहलाते, संरेखीय सदिश कहलाते हैं। मतलब क्या होगा? अगर ये एक ही दिशा में है तो संरेखीय कहलाएंगे, संरेखीय कहलाएंगे। ठीक है, संरेखीय कहलाएंगे। तो संरेखीय समझ में आ गया, कोलिनियर समझ में आ गया। ऐसे दो सदिश जो एक ही रेखा में होते हैं, भले वो एक ही दिशा में हो, भले वो विपरीत दिशा में हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे संरेखीय सदिश कहलाते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं शून्य सदिश। आगे देखते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है? वे सारे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है। वे सारे सदिश जिनका परिमाण शून्य होगा। मतलब अगर कहीं ए वेक्टर लिखा हुआ है ना, इसका परिमाण अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा शून्य सदिश है। और अगर इसका परिमाण ही 0 हो गया तो इसमें दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। दिशा कैसी भी हो हमें क्या फर्क पड़ेगा? आप बताओ। अगर इसका परिमाण 0 हो गया तो इसकी दिशा कैसी भी हो, किधर भी हो, इसकी दिशा किधर भी हो सकती है। दिक्कत ही है इसके साथ, इसकी दिशा किधर भी हो सकती है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? शून्य सदिश होता है जिसका परिमाण क्या होता है? जिसका परिमाण ही शून्य होता है। इसका क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। क्या लिखा है? शून्य सदिश में दिशा का वर्णन करना अर्थहीन होता है। शून्य सदिश में दिशा का वर्णन करना ही अर्थहीन है। क्यों है अर्थहीन? क्योंकि अतः शून्य सदिश में दिशा का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि जिस सदिश का परिमाण शून्य हो गया, आप उसकी दिशा का निर्धारण कैसे कर सकते हैं? अगर उसका परिमाण शून्य हो गया तो आप उसकी दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे? बताइए, दिशा कैसे बताएंगे? तो आप दिशा बता ही नहीं सकते उसका। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने दो चीज सीखी, अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं, और हमने सीखा सदिशों के प्रकार कितने होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपने चीज़ों को मजा लिया हो, पढ़ा हो, अच्छे से समझ में आया हो चीज़ें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर जरूर करना है, एक बच्चे को अपने दोस्तों मित्रों साथियों सबको बताना है। अगर एक भी बच्चे ने देखा है तो एक शेयर जरूर करेगा। लाइक आपको करना ही करना है वीडियो को, जैसा कि आप जानते हैं, और कमेंट करके बताना है कैसी लगी वीडियो। प्यारे बच्चों, आपको पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा PDF क्लास का मिल जाएगा। मिलते हैं आप सबसे अगली कक्षा में। तब तक सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।